हेलो एवरीवन। ये हमारा सीएसआर लाइफ साइंस एग्जाम का जो क्वेश्चन सेशन सीरीज चल रहा था उसका और एक वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसका वीडियो हम लोग लेके आए हैं। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आईसीएमआर का जो बायोकेमिस्ट्री पेपर हुआ था उसका भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, तो उसको भी जाके देख लीजिए। आईसीएमआर का क्वेश्चन कैसे आया है, उसको कैसे आंसर करना है, उसके लिए भी एक वीडियो आया है आईसीएमआर क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री को क्वेश्चन का, तो वो भी जाके देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आज मॉर्निंग शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका एनालिटिकल जो क्वेश्चन होता है, जिसको अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन को लेके आया है आज। तो बिना टाइम को वेस्ट करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आया है। कुछ क्वेश्चन आज उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, देखिए ये आपका पार्ट सी का क्वेश्चन है, जिसका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला है URA3 gene expression allows the yeast cell to grow on the synthetic media lacking uracil. Shown below are cell types having the URA3 gene inserted distinct position of the chromosome. The ability of each cell type to grow on media lacking the uracil in either log or stationary phase is listed right। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई पर्टिकुलर जीन है जिसका नाम है URA3 जीन, जो क्या होता है यूरासिल को जब मतलब मीडिया में यूरासिल नहीं रहता है तो ये जीन यूरासिल सिंथेसिस करता है फॉर डेवलपमेंट, सेल का डेवलपमेंट के लिए यूरासिल ये सिंथेसिस करता है। जब मीडिया में नहीं है, अगर मीडिया में यूरासिल है तो इस जीन का कोई जरूरत नहीं है, बट जब मीडिया में यूरासिल नहीं है तब इस जीन का जरूरत पड़ता है, क्योंकि उस सेल को यूरासिल चाहिए होता है उसका नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, तब ये वाला जीन को चाहिए URA3। अब देखिए इन्होंने क्या किया, कोई एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम की हर पोजीशन में यूरासिल 3 जीन को दिया है और सेल कैसे ग्रो करता है उसको देखा है लॉग फेज और स्टेशनरी फेज में। देखिए सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि एक सेल टाइप 1 है, जिसमें क्या है URA3 जीन को यहाँ पे इंसर्ट किया है इस यहाँ पे, और देखा गया कि लॉग फेज में जब मतलब यूरासिल नहीं है मीडिया में, वो कैसे वो ग्रो कर रहा है। देखिए लॉग फेज में ये ग्रो किया, बट स्टेशनरी फेज में भी ये ग्रो किया, ठीक है। अब URA3 जीन को क्रोमोसोम के इस पोजीशन में इंसर्ट किया गया और जिस मीडिया पे यूरासिल नहीं है उस मीडिया पे जब इस सेल को ग्रो किया गया है, तब देखिए लॉग फेज में इसका ग्रो हुआ है, प्लस साइन मतलब ग्रो हुआ है और माइनस साइन मतलब ग्रो नहीं हुआ है। तो और देखिए स्टेशनरी फेज में इसका मतलब ग्रोथ नहीं है, ठीक है। और सेल टाइप 3 जहां पे इस जीन को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, यहाँ पे जब इंसर्ट किया गया देखिए लॉग फेज में इसका ग्रो नहीं हुआ, बट जब स्टेशनरी फेज में है तो अभी इसका ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग इतना इंटरप्रेट कर लिए, आप ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑप्शन 1 में URA3 जीन in cell type 1 is probably located in the heterochromatic region। देखिए आप लोगों को सब पता होगा कि एक होता है यूक्रोमेटिक रीजन जहां पे क्या होता है जीन एक्टिव फॉर्म में रहता है, और हेटेरोक्रोमेटिक रीजन जहां पे जीन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। अगर देखिए URA3 जीन अगर सेल टाइप 1 में हेटेरोक्रोमेटिक रीजन पे होता तो लॉग फेज और स्टेशनरी फेज में ग्रोथ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हेटेरोक्रोमेटिक रीजन में जो है बोला है ये गलत हो रहा है ना, क्योंकि अगर हेटेरोक्रोमेटिक रीजन पे होता तो इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता, तो दोनों फेज में इसका ग्रोथ मिलता नहीं।
तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, URA3 जीन इन सेल टाइप 2 इज लोकेटेड फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमाटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमाटिन मतलब ये परमानेंटली कॉन्डेंस फॉर्म में या हेटेरोक्रोमेटिक फॉर्म में नहीं रहता है, जब जरूरत पड़ता है तब यूक्रोमाटिन में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब एक्टिवली जीन एक्सप्रेस हो सकता है, या जब जरूरत नहीं पड़ता है तब ये हेटेरोक्रोमेटिक फॉर्म में रहता है। तो देखिए सेल टाइप 2 के अगर बात करें, सेल टाइप 2 पे देखिए लॉग फेज में इसका एक्सप्रेशन मतलब लॉग फेज में ग्रोथ हो रहा था इसका, है ना। तो मतलब इसका कोई एक पर्टिकुलर फेज में इसका एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन यहाँ से सही हो सकता है कि ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमाटिन मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेज में ये हेटेरोक्रोमेटिक फॉर्म में रहता है। देखिए स्टेटोनरी फेज में ये इसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, मतलब आइदर स्टेटोनरी फेज में हेटेरोक्रोमेटिक फॉर्म में रहता है, बट लॉग फेज में इसका यूक्रोमाटिन फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये इस जीन का एक्सप्रेशन कर पाता है और ग्रोथ होता है। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सही होता है। तो फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर वहां से हम लोग इसको देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है और कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन बोला है URA3 gene in cell type 2 is probably located in a chromosome region silenced in the log phase। अगर देखिए ये वाला जीन अगर लॉग फेज में साइलेंस होता तो लॉग फेज में इसका एक्सप्रेशन नहीं मिलता, तो लॉग फेज में इसका ग्रोथ नहीं होता। बट देखिए यहाँ पे लॉग फेज में सेल टाइप 2 में लॉग फेज में इसका ग्रोथ हो रहा है ना, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है। अगर लॉग फेज में ये साइलेंस्ड फॉर्म में रहता तो सेल टाइप 2 में इसका ग्रोथ नहीं भी मिलता लॉग फेज में, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन गलत हो रहा है। और ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं कि URA3 जीन इन द सेल टाइप 3 इन हेटेरोक्रोमेटाइज इन लॉग फेज। सेल टाइप 3 ये वाला है, इसका लॉग फेज में देखते हैं, लॉग फेज में इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ठीक है यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लॉग फेज में ये हेटेरोक्रोमेटाइज्ड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी सही हो रहा है। तो यहाँ से पता बी और डी ये ऑप्शन सही है ना। तो यहाँ से इन दोनों ऑप्शन का हम लोग पता करें कि ये दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ से कौन कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी और डी। बी और डी मतलब यहाँ से ऑप्शन 2 आपका सही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हम लोग देख सकते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक रिसर्चर ओवर एक्सप्रेस द फुल लेंथ जीनोमिक सीक्वेंस of the rice gapped DH under a CANV 35S promoter in a transgenic rice. Which of the following option can be used to confirm transgenic lines using PCR? मतलब क्या बोला है कि कोई एक पर्टिकुलर जीन को कोई एक ट्रांसजेनिक राइस में ओवर एक्सप्रेस किया गया है, किसके अंडर एक पर्टिकुलर प्रोमोटर CAMV, इसके प्रोमोटर के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर जीन को गैप GAP इस जीन को एक्सप्रेशन किया गया है कोई ट्रांस। तो मतलब कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वाला पर्टिकुलर इंसर्ट उस ट्रांसजेनिक प्लांट में गया है, तो इसके लिए कौन सा कैसे PCR करेंगे। देखिए तो आपको ऐसा कोई प्राइमर चूज करना होगा। PCR के लिए हम लोगों को पता है कि एक फॉरवर्ड प्राइमर रहता है और रिवर्स, तो ऐसा कोई प्राइमर यूज करेंगे जो इसका गैप DH के साथ पेयर करे और ये जो CAMV प्रोमोटर है इसके साथ पेयर करे, तभी तो पता चलेगा कि एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, पूरा जीन का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है या नहीं, है ना। सिर्फ गैप DH का अगर प्राइमर लेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि ये वाला जीन पर्टिकुलर उस ट्रांसजेनिक जो जीन है उसका एक्सप्रेशन हो रहा है या नहीं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, देखिए यूजिंग CAMV प्रोमोटर स्पेसिफिक फॉरवर्ड एंड गैप DH स्पेसिफिक रिवर्स, मतलब इसके अगेंस्ट आप फॉरवर्ड प्राइमर लगाएंगे और इसके अगेंस्ट रिवर्स, तो तभी तो पता चलेगा कि दोनों एक साथ ट्रांसजेनिक प्लांट में गया है या नहीं।
ठीक है, यहां से इस क्वेश्चन का ये आंसर बन जाता है ऑप्शन 4। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग जेनेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है। आप लोग पढ़े होंगे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या सीएमएस बोलते हैं जिसको, सीएमएस। देखिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, ये जब प्रेजेंट रहता है, ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रियल जीन का जब डिसफंक्शन होता है तब साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होता है। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन का, माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन का जब डिसफंक्शन होता है तब ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, तो मतलब ये न्यूक्लियर जीन में नहीं होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन में होता है। बट ये जब होता है स्टेराइल मेल क्रिएट होता है फ्लावर में। और देखिए और एक जीन है न्यूक्लियर जीन जिसको बोलते हैं रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी या आरएफ बोलते हैं, जो क्या होता है न्यूक्लियर जीन होता है। ये क्या, इधर कोई एक पर्टिकुलर गैमेट में अगर ये आरएफ जीन रहेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो सीएमएस का जो एक्सप्रेशन है इसको सप्रेस करता है। सीएमएस क्या करता है, मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करता है। बट अगर आरएफ रहेगा न्यूक्लियर जीन में तो सीएमएस को सप्रेस करता है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक प्लांट है कि ब्रासिकेसिया जूनसिया has a bisexual flower, a mutation in the mitochondria leads to the साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रियल जीन का डिसफंक्शन के वजह से ये क्रिएट होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। सीएमएस कैन बी रिस्टोर्ड बाय रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी जीन, आरएफ, जो आपका क्या होता है, वही चीज है न्यूक्लियर जीन, जो आपका न्यूक्लियर जीन होता है आरएफ, जो क्या करता है ये सीएमएस को सप्रेस करता है या बोल सकते हो कि रिस्टोर करता है। जो मेल स्टेरिलिटी कॉज हुआ है सीएमएस के वजह से उसको रिस्टोर करता है आरएफ। अब बोला है कि फर्टिलिटी रिस्टोरेशन इज ए डोमिनेंट फेनोटाइप, मतलब आरएफ आपका डोमिनेंट फेनोटाइप। डोमिनेंट फेनोटाइप मतलब ये सिंगल एलील कैन कॉज द पर्टिकुलर फेनोटाइप फॉर दैट। ठीक है, अब देखिए सीएमएस लाइन इज क्रॉस्ड इन ए होमोजाइगस आरएफ लाइन। अब हम लोग इसका क्रॉस को चेक करते हैं कि बोला है एक सीएमएस लाइन, मतलब देखिए फ्लावर में हो रहा है, मतलब एक होगा आपका पोले और एक होगा ओव्यूल, तो कोई एक पर्टिकुलर लाइन है जो आपका सीएमएस है। ठीक है, इसके साथ किसका क्रॉस हुआ है, होमोजाइगस आरएफ, मतलब मैं कैपिटल लिख रहा हूं क्योंकि ये डोमिनेंट है। इसका जब क्रॉस हुआ है तो F1 में कैसा आएगा, देखिए इसका जब क्रॉस हुआ है तो अब F1 में क्या आएगा, देखिए ऐसा क्रिएट होगा, सीएमएस रहेगा और न्यूक्लियर जीन में कैपिटल आर और एक स्मॉल आर आएगा, क्योंकि यहाँ से एक आर आएगा, यहाँ पे तो कोई है नहीं इसका डोमिनेंट फेनोटाइप, तो यहाँ पे स्मॉल आर जो है ये आएगा, स्मॉल आर। ठीक है, अब इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन किया गया है, सेल्फ पॉलिनेशन किया गया है इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सीएमएस तो सबके अंदर रहेगा, जो 4 पॉसिबिलिटी आएगा सीएमएस तो सबके अंदर रहेगा, है ना, सीएमएस सबके अंदर रहेगा क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो सबके अंदर रहेगा। तो यहाँ से क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा ऐसे होगा तो ये आपका मेल फर्टाइल होगा, क्योंकि रिस्टोरर जीन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी मेल फर्टाइल होगा, यहाँ पे भी मेल फर्टाइल होगा, तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी बनेगा ना जहाँ पे ऐसे रहेगा स्मॉलर, तो ये मेल स्टेराइल होगा। तो टोटल कितना हुआ, 1/4 आपका मेल स्टेराइल फेनोटाइप मिल रहा है F2 में। तो यहाँ पे वही बोला है कि कितना मिलेगा, तो 25% आपका मेल स्टेराइल मिलेगा। अब देखिए
अब देखिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका बोला है एक डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है, जिस डीएनए मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज ऑफ मतलब बेस है। देखिए ए डीएनए मॉलिक्यूल completely transcribed into messenger RNA by an RNA polymerase, ठीक है। The base composition of DNA template strand is आपका G कितना बोला है 24.1%, C 18.5%, A 24.6% और T 32.8%। The base composition of RNA मतलब आपका DNA में बेस कॉम्पोजिशन बताया दिया गया, तो उसके कॉम्प्लीमेंटरी जो आरएनए बनेगा उसका बेस कॉम्पोजिशन। देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर देखिए डीएनए से आरएनए बन रहा है मतलब जितना परसेंटेज डीएनए में आपका गुआनोसिन या जी बेस रहेगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, सी रहेगा एमआरएनए में या आरएनए में। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन देखिए जी कितना परसेंट है 24.1%, तो यहाँ से ऑप्शन देखिए कहाँ सी का परसेंटेज इतना है, सी का परसेंटेज 21.4%, सिर्फ ये वाला दो ऑप्शन में है, ठीक है 2 और 3। तो बाकी दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं 1 और 4। अब देखिए सी का परसेंटेज कितना है, सी का 18.5। तो डीएनए जब सी है उसका कॉम्प्लीमेंटरी आएगा आरएनए में, आरएनए पे क्या आएगा सी के जगह जी, तो जी कितना आएगा आरएनए में 18.5, ठीक सी का उल्टा होगा। तो 18.5 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ये देखिए सी का ऑप्शन उल्टा जी होगा। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन में 18.5 गुआनिन है, और ए के जगह क्या आता है एमआरएनए में, ए के जगह यू आता है, तो यूरासिल कितना होगा 24.6%। देखिए यू 24.6%, और टी के जगह एमआरएनए में क्या आता है, टी के जगह ए, तो कितना ए आएगा 32.8%, इतना फिर ए आएगा। तो यह से आपका ये वाला ऑप्शन सही होता है। अब देखिए ये हमारा डिस्कशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जनरली क्या होता है जब क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है तो हम लोग देख के उसको स्किप कर देते हैं एग्जाम के टाइम कि अच्छा ये तो नहीं होगा, ये बहुत और कुछ बोला है जो मैं पढ़ के नहीं आया हुई। बट कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, मतलब इसको आपको अगर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे देखेंगे तो बहुत इजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको पढ़ना है थोड़ा टाइम लेके, और आपको क्वेश्चन में आप अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आपको लगेगा कि इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक प्लाज्मिड दिया हुआ है, एक प्लाज्मिड दिया है जिसका 2 काट साइट है ना, यहाँ पे एक काट साइट है, यहाँ पे एक काट साइट है फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सबसे पहले क्या था, यहाँ पे एक मिसमैच था काट साइट में, ठीक है। इस काट साइट देखिए जब कोई एक काट साइट में, काट साइट क्या करता है, कोई एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाकर काट करता है। अब देखिए उस सीक्वेंस में जब मतलब मिसमैच हो जाएगा तो उस वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो काट नहीं कर पाएगा। अब देखिए जब मिसमैच रिपेयर कब होता है, जब मिसमैच हो गया, अब जब रिपेयर हो गया तब देखिए यहाँ पे काट सकता है ना। तो यहाँ से इन्होंने कुछ बताया कि कैसे ये काम करता है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काम करता है, और अगर मिसमैच हो जाएगा तो क्या होगा, अगर उस सीक्वेंस में मिसमैच हो जाएगा तो वहां पे उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आके काट नहीं करेगा। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। In order to investigate the involvement of the following proteins in mismatch repair mechanism, मतलब इन्होंने अब मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म को यहाँ पे अप्लाई किया इस मिसमैच को हटाने के लिए, और उसके लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन को यूज किया है वेरियस कॉम्बिनेशन में, और उसके बाद इन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काट किया और देखा, ठीक है। तो उन्होंने बोले एन इन विट्रो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड ए 5' मिक्स्ड सर्कुलर डीएनए सबस्ट्रेट हैविंग द सीसी मिसमैच। तो मतलब यहाँ पे मिसमैच है,
ठीक है। एट द पीएसटी साइट मतलब इस रीजन पे जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस काम करता है उसको बोलते हैं पीएसटी है। वाज incubated with the different combination of the protein where upon the repair of the CC mismatch the PST site will be regenerated। जब इसको मिसमैच रिपेयर सही हो गया तो PST साइट फिर से regenerate हुआ। तब following incubation and the resulting DNA were designed with the PST1 and SSC1 restriction endonuclease and the products were इलेक्ट्रोफोरेसिस इन 0.8% अगरेजेल। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, देखिए सबसे पहले कौन कौन सा एंजाइम यूज किया है, पॉल डेल्टा, एक्सोन्यूक्लियेज 1, रेड 27 और ये आपका MSH2 MSH6। तो ये जो 4 प्रोटीन है इसको वेरियस कॉम्बिनेशन में यूज किया है। यहाँ पे देखिए जब माइनस साइन है मतलब यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं है। देखिए अब जब यहाँ पे कोई प्रोटीन नहीं है तो जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देंगे आप, काट एक सिंगल काट लगेगा, यहाँ पे काट नहीं होगा क्योंकि मिसमैच आपका प्रेजेंट है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंगल बैंड मिला इसलिए क्योंकि एक सिंगल काट गया है ना। जब आपको एक सर्कुलर डीएनए को एक सिंगल काट देंगे तो वो लीनर फॉर्म बन जाएगा, तो इसलिए एक सिंगल बैंड मिला है। अब देखिए अब उसके बाद पॉल डेल्टा, एक्सोन्यूक्लियेज 1 और MH2 6 और MH2 एंड 6 का जब आपका प्रोटीन का कॉम्बिनेशन दिया गया है तब देखिए डबल काट मिला। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मिसमैच जो था वो रिपेयर हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यहाँ पे भी काट किया, यहाँ पे भी काट किया, काट कर पाया, तो इसलिए 2 बैंड मिला, यहाँ पे 2 बैंड मिला है ना। अब देखिए तो कौन कौन सा एंजाइम के प्रेजेंट में हो रहा है, पॉल डेल्टा, एक्सोन्यूक्लियेज 1 और MH2 MH6। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में क्या क्या दिया, पॉल डेल्टा दिया और एक्सोन्यूक्लियेज 1 दिया और बाकी कोई एंजाइम नहीं दिया, तब काट नहीं हुआ। ठीक है, एक सिंगल बैंड मिला मतलब यहाँ पे सिर्फ काट हुआ और यहाँ पे मतलब मिसमैच रिपेयर नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए इस वाले लेन पे देखिए, इस वाले लेन पे जब पॉल डेल्टा, MH2 6 और रेड 27 का दिया है तब भी काट हुआ, तो मतलब इन तीनों एंजाइम इस मिसमैच को सही कर दिया, इसलिए दोनों काट मिला। और यहाँ पे लेन 4 में क्या दिया, पॉल डेल्टा और MH2 6 का जब दिया तब भी काट नहीं हुआ, मतलब मिसमैच। तो कौन कौन सा यहाँ पे प्रोटीन जब प्रेजेंट है तब काट मिल रहा है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब ऑप्शन की तरफ जाते हैं, क्या बोला है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑब्टेन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या बोला है, MSH2 MSH6 complex is required for the repair of the CC mismatch DNA है। देखिए यहाँ से देखिए जब MH2 और 6 प्रेजेंट है तब यहाँ पे डबल कट हो रहा है, मतलब रिपेयर हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ये वाला प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है ना, ये बोल सकते हैं। जब ये प्रेजेंट है तब ये मतलब रिपेयर हो रहा है। अब देखिए पॉल डेल्टा एंड MH2 6 कॉम्प्लेक्स आर नेसेसरी फॉर द रिपेयर ऑफ द CC मिसमैच DNA। देखिए यहाँ पे हम लोग लेन 2 पे देखे थे, पॉल डेल्टा और MH2 6 जब था, MSH2 और MSH6 जब था तब देखिए डबल कट मिला था, मतलब रिपेयर हो गया था। तो ये दोनों तो नेसेसरी है, यहाँ से ये ऑप्शन भी सही लग रहा है कि है इन दोनों नेसेसरी है। आप क्या बोला है, पॉल डेल्टा एंड MSH2 MSH6 कॉम्प्लेक्स आर सफिशिएंट फॉर द रिपेयर ऑफ द CC मिसमैच DNA। देखिए यहाँ पे एक स्टोरी देखिए, अब जब देखिए यहाँ पे पॉल डेल्टा और देखिए पॉल डेल्टा, यहाँ पे पॉल डेल्टा है और MSH2 MSH6 है, बट फिर भी देखिए एक यहाँ पे
एक सिंगल बैंड मिला, मतलब दोनों बैंड नहीं मिला, मतलब क्या है, मिसमैच रिपेयर नहीं हुआ, तो मतलब इन दोनों सफिशिएंट नहीं है, इन दोनों नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट मतलब सिर्फ इन दोनों के प्रेजेंट में अगर रिपेयर हो जाता तो हम लोग बोलते कि ये सफिशिएंट है। तो यहां से हम लोग ये ऑप्शन को इनकरेक्ट बोल सकते हैं ना। बाकी फोर्थ ऑप्शन हम लोग कर लेते कि एक्सोन्यूक्लियस 1 और रेड 27 आर रिडंडेंट टू ईच अदर फॉर द रिपेयर ऑफ द सीसी मिसमैच डीएनए। देखिए, जब देखिए दोनों एक साथ है तभी काट हो रहा है ना। मतलब ये जब सिर्फ ये प्रेजेंट है रिपेयर कर दे रहा है, इधर ये अलग से प्रेजेंट है तब भी रिपेयर हो रहा है, मतलब अगर दोनों ही एब्सेंट है तो रिपेयर नहीं हो रहा, मतलब एक दूसरे को रिडंडेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो यह थर्ड ऑप्शन हम लोगों को मतलब इनकरेक्ट लग रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है, इन दोनों नेसेसरी है बट इन दोनों अगर सिर्फ इन दोनों प्रेजेंट रहेगा तब मिसमैच रिपेयर सही नहीं हो रहा है। इन दोनों के छोड़ के भी और प्रोटीन भी चाहिए जो मिसमैच रिपेयर को सही करने के लिए जरूरत है, तो इन दोनों सफिशिएंट नहीं है। तो यह से इनकरेक्ट ऑप्शन हो रहा है आपका ऑप्शन थर्ड। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। बाद में और भी क्वेश्चन जो जो आप लोगों को लग रहा है कि इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हम लोगों को एक टेलीग्राम चैनल है जो बोटानी वाइब्स नाम करके, उस पर ज्वाइन हो जाइए और क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दीजिए, तो हम लोग उसको डिस्कस कर देंगे। तो आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। बाकी आईसीएमआर का हम लोगों का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है, उसको आप लोग जाके देख लीजिए, वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बाय बाय गाइज।